हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस किसी ने बाकी के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लें, उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतिथि सरकार की भावना। अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द पूछा जा रहा। अतिथि सत्कार की भावना। ऑप्शन ए है अभ्यागत, ऑप्शन बी है अतिथि और ऑप्शन सी आतिथेय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथ्य। आतिथ्य क्या होगा? आतिथ्य। बाकी के ऑप्शन में क्लियर कर लेते हैं। अभ्यागत। अभ्यागत ये अतिथि का पर्यायवाची होता है। अतिथि का पर्यायवाची होता है। अतिथि या मेहमान। मेहमान जो अभ्यागत है ये अतिथि और मेहमान का पर्यायवाची होता है। तो आतिथेय ये क्या होता है? जिसके यहाँ मेहमान ठहरा हो। मेहमान या अतिथि ठहरा हो, रुका हो। जिसके यहाँ मेहमान या अतिथि ठहरा हो उसे क्या बोलते हैं? आतिथि। क्या बोलते हैं? आतिथि। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आतिथ्य। क्या होगा? आतिथ्य। अभ्यागत ये अतिथि और मेहमान का पर्यायवाची है। आतिथेय। आतिथेय जिसके यहाँ मेहमान या अतिथि ठहरा, जिसके यहाँ मेहमान या अतिथि ठहरा उसको क्या बोलते हैं? आतिथ्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी है सक्सेरिया पुरस्कार, ऑप्शन सी है द्विवेदी पुरस्कार और ऑप्शन डी है भारत भारती पुरस्कार। तो महादेवी वर्मा को उनकी रचना नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो सक्सेरिया पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? सक्सेरिया पुरस्कार। ये कब दिया गया था इनको कब दिया गया था? तो 1934 में दिया गया था। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को सक्सेरिया पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1900। बाकी के ऑप्शन में क्लियर कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था और किस लिए मिला था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में यामा के लिए दिया गया था। यामा इनकी रचना है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1982 में मिला था। उनकी रचना यामा के लिए मिला था। और द्विवेदी पदक ये महादेवी वर्मा को कब और किस रचना के लिए दिया गया था? तो रचना का नाम है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं के लिए इनको पुरस्कार द्विवेदी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1942 में। 1942 में दिया गया था। द्विवेदी पदक इनको कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। इनकी रचना स्मृति की रेखाएं के लिए। भारत भारती पुरस्कार इनको कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। ये प्रथम भारत भारती पुरस्कार पाने वाली महिला है। कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया था।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब हुए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब हुए थे? तो 1965 में 1965 में हुए थे। और ये सबसे पहले किसको मिला था? तो मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इनकी भाषा मलयालम के लिए, मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कैकरिया पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1934 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला? तो 1982 में यामा के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में शुरुआत हुई थी। और किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मेल है। मेल की बात करें तो जी शंकर कुरूप, अगर फीमेल की बात करें तो आशापूर्ण देवी। आशापूर्णा देवी। फीमेल की बात करें तो आशापूर्णा देवी को मिला था पहला। और मेल की बात करें तो जी शंकर कुरूप की। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। द्विवेदी पदक इनको कब और किस रचना के लिए मिला था? तो 1942 में मिला था, किस्मत की रेखाएं के लिए। भारत भारती इनको कब मिला था? तो 1982 में मिला था, 1982 में। और भारत भारती पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अगर पूछा जाए कौन है? तो महादेवी वर्मा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, रासव का पर्यायवाची क्या है? रासव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है चक्रीवान, ऑप्शन बी है मिशन और ऑप्शन सी है निशाचर, ऑप्शन डी है शकुनी। तो रासव किसका पर्यायवाची है? तो चक्रीवान। किसका है? चक्रीवान। चक्रीवान ये रासव का पर्यायवाची है। रासव या फिर गधा। रासव और गधा किसका पर्यायवाची है? चक्रीवान का। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। पिसन ये जो है कौवा का पर्यायवाची है। किसका है? कौवा का। कौवा का पर्यायवाची क्या है? पिसन। निशाचर ये चमगादड़ का पर्यायवाची है। चमगादड़। निशाचर किसका पर्यायवाची? चमगादड़ का। और शकुनी किसका पर्यायवाची है? तो ये पक्षी का पर्यायवाची है। शकुनी किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रासव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चक्रीवान। रासव और गधा पूछ दिए किसके पर्यायवाची है? तो चक्रीवान के। पिसन किसका है? कौवा का। निशाचर चमगादड़ का है। और शकुनी किसका है? तो पक्षी का पर्यायवाची है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है घृणा करने योग्य। घृणा करने योग्य का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है चिकीर्षा, ऑप्शन बी है घृणास्पद, ऑप्शन सी है क्रीत और ऑप्शन डी है चिंतनीय। तो घृणा करने योग्य को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो घृणास्पद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घृणास्पद। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। चिकीर्षा क्या है? चिकीर्षा जिसे कार्य करने की इच्छा हो। जिसे कार्य करने की इच्छा हो। जिसे कार्य करने की इच्छा हो उसे क्या बोलेंगे? चिकीर्षा। क्रीत किसे बोलते हैं? जिसे क्रय किया गया हो। क्रय किया गया हो। जिसे क्रय किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? क्रीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीत बोलते हैं। चिंतनीय
जो या जिसका चिंतन किया जा सके, चिंतन किया जाए, जिसका चिंतन किया जाए, जिसका चिंतन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? चिंतनी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य का एक शब्द क्या होगा? तो घृणास्पद। क्या होगा? घृणास्पद। चिकीर्षा, जिसे कार्य करने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं? चिकीर्षा। जिसे कार्य करने की इच्छा उसे क्या बोलते हैं? चिकीर्षा। और जिसे क्रय किया गया उसे क्या बोलते हैं? क्रीड बोलते हैं। और जिसका चिंतन किया जाए उसको क्या बोलते हैं? चिंतनीय। क्या बोलते हैं? चिंतनीय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है द्विवेदी, ऑप्शन बी है द्रष्टव्य, और ऑप्शन सी है दृदिच्छा, और ऑप्शन डी है दीक्षित। तो जो देखने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो द्रष्टव्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? द्रष्टव्य। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। द्विवेदी, द्विवेदी जो वेदों को जानता हो, जो वेदों को जानता हो, जो वेदों को जानता हो उसे क्या बोलते हैं? द्विवेदी। और दृदिच्छा किसे बोलते हैं? देखने की इच्छा रखने वाला, देखने की इच्छा, देखने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं? दृदिच्छा, दृदिच्छा। दीक्षित किसे बोलते हैं? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या बोलते हैं? दीक्षित। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो देखने योग्य हो एक शब्द क्या होगा? द्रष्टव्य। और जो वेदों को जानता हो उसको क्या बोलते हैं? द्विवेदी बोलते हैं। जो वेदों को जानता हो उसे द्विवेदी बोलते हैं। और देखने की इच्छा जिसकी हो, जिसको देखने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं? दृदिच्छा बोलते हैं। और जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको क्या बोलते हैं? दीक्षित बोलते हैं। दीक्षित। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्धाकिनी। वर्धाकिनी, वर्धाकिन शब्द का तद्भव क्या होगा? वर्धाकिनी शब्द का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए है बढ़ई, ऑप्शन बी है सलाई, ऑप्शन सी है कहार, और ऑप्शन डी है चित्रकार। तो वर्धाकिनी, वर्धाकिनी किसका? वर्धाकिन का तद्भव क्या हो जाएगा? बढ़ई। क्या हो जाएगा? बढ़ई। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। सलाई, सलाई का तत्सम क्या होगा? सलाकिका, सलाकिका, सलाकिका। सलाई का तत्सम क्या होगा? सलाकिका। कहार का तत्सम क्या होगा? स्कंदमार, स्कंदमार। कहार का तत्सम क्या हो जाएगा? स्कंदमार। और चित्रकार का तत्सम क्या हो जाएगा? चितेरा का क्या हो जाएगा? तो चित्रकार, चित्रकार। चितेरा का तत्सम क्या हो जाएगा? चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 है सही वर्तनी बताइए। सही वर्तनी बताइए। तो इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी? ज्योत्सना, ज्योत्सना। अधिजा फिर यो ता, अधिता फिर आधासा फिर ना, ये ज्योत्सना का सही वर्तनी होता है। ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या है? तो ये है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वर्धाकिनी,
वर्धाकिनी शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो बढ़ई हो जाएगा। और सलाई का तत्सम क्या हो जाएगा, सलाकिका हो जाएगा। कहार का तत्सम क्या होगा, स्कंदमार। और चितेरा का तत्सम क्या हो जाएगा, चित्रकार। चितेरा का तत्सम क्या हो जाएगा, चित्रकार। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 है न्यून। न्यून में कौन सी संधि है, न्यून में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है अयादी संधि, ऑप्शन बी है यड़ संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो न्यून में कौन सी संधि है, यड़ संधि। कौन सी संधि है, यड़ संधि। बात करी जाए संधि की। संधि की संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि। ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और 3 नंबर हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। नंबर 1 हो जाएगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और नंबर 2 हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। 3 नंबर हो जाएगा गुण संधि, गुण संधि। 4 नंबर हो जाएगा यड़ संधि, यड़ संधि। नंबर 5 है अयादी संधि, अयादी संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृद्धि संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादी संधि। अच्छा, संधि की जब बात है तो संधि किससे कहते हैं, संधि किससे कहते हैं, जब 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो न्यून में कौन सी संधि है, यड़ संधि। न्यून में कौन सी संधि है, यड़ संधि। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जड़। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है चंचल, ऑप्शन बी है चिन्मय, ऑप्शन सी है ब्रज और ऑप्शन डी है कर्कश। तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चिन्मय। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चिन्मय। अगर आपको चिन्मय ना मिले तो चेतन होगा, चेतन। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चिन्मय या चेतन। दोनों में से जो हो जाए, दोनों में से जो हो वो सही हो जाएगा, चिन्मय या चेतन। बाकी क्या तुम क्लियर कर लेते हैं। चंचल, चंचल का विलोम क्या होता है, स्थिर। क्या होता है, चंचल का स्थिर होता है। और ब्रज क्या क्या होता है, कुसुम। क्या होता है, कुसुम। ब्रज का क्या होता है, कुसुम। और कर्कश का क्या होता है विलोम, सुशील। क्या होता है, सुशील। कर्कश का विलोम क्या होता है, सुशील। रिवीजन क्या लेते हैं एक बार। जड़ का विलोम क्या होगा, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, तो चिन्मय या चेतन। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चिन्मय या चेतन हो जाएगा। चंचल, चंचल का विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर। और ब्रज क्या हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। कर्कश, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, सुशील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इंद्रजा। इंद्रजा में कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राएं या वर्ण, मात्राएं या वर्ण। इंद्रजा में कितनी मात्राएं या वर्ण होते हैं, तो इंद्रजा में मात्राएं नहीं होती हैं, वर्ण होते हैं।
इंद्रवृजा जो है वर्णिक छंद है। इंद्रवृजा कैसा है? इंद्रवृजा, इंद्रवृजा तो ये वर्णिक है, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। इंद्रवृजा कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है। इंद्रवृजा में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 होते हैं। इंद्रवृजा में कितने वर्ण होते हैं? 11। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। 31, 31 ये जो है घनाक्षरी में, घनाक्षरी अगर पूछा जाए घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं तो 31 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। और रूप घनाक्षरी में, रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? तो 32 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। 33 देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद के ही ये एग्जाम्पल है, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। तो इंद्रवृजा में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।